जय हिंद एवरीवन। जैसा कि मैंने आपसे कहा था, इंटरनेशनल रिलेशंस की हमारी जो सीरीज है वो चल रही है और इंटरनेशनल रिलेशन के अंदर मैं अभी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस करा रहा हूं और हमारी उस ऑर्गेनाइजेशन में आज का जो पड़ाव है वो है G20। क्या है? G20। तो आज हम G20 के बारे में पढ़ेंगे। एक बात मैं आपको बता दूं, हम जो भी पढ़ेंगे यहां पर वो कैसा होगा? क्रिप्स होगा। कम समय में जितना ज्यादा हो सकता है उतना कवर करेंगे। डिटेल रहेगा, ऐसा नहीं है कि आपको लगे कि डिटेल नहीं है, डिटेल भी रहेगा। ओके, लेकिन हम सिर्फ जरूरत की चीजों को ही पढ़ेंगे, फालतू के मुद्दों के ऊपर बहस नहीं करेंगे, क्योंकि जियो पॉलिटिक्स के अंदर मुद्दे फालतू के बहुत ज्यादा होते हैं। चलिए, तो हम स्टार्ट करते हैं अपना G20। क्या है G20? याद रखना आपको, ग्लोबल इकोनॉमिक एंड फाइनेंशियल स्टेबिलिटी की बात करता है। ये एक इकोनॉमिकल फोरम है, इस तरीके से समझिए आप। यहां पर सिर्फ और सिर्फ पैसे से रिलेटेड बात होती है, मनी। समझे आप कि जैसे कहीं भी क्राइसिस आता है, इकोनॉमिक क्राइसिस, उसके ऊपर बात करने का काम इनका होता है। हालांकि करते सब हैं, लेकिन ये जो फोरम बना हुआ है, ये जो ऑर्गेनाइजेशन है G20, ये सिर्फ और सिर्फ जिस चीज को फोकस करके बनाई गई है, जिस चीज के ऊपर बनाई गई है, वो है इकोनॉमिक क्राइसिस। तो ये बात करती है इकोनॉमिक क्राइसिस एंड फाइनेंशियल स्टेबिलिटी की बात करती है। क्या समझेंगे हम आज इसके बारे में? हम आज इसकी मेंबर्स कंट्रीज को देखेंगे। हम आज इसकी मेंबर्स कंट्रीज को देखेंगे, इसके कुछ इंपोर्टेंस को समझेंगे और G20 की जो 25 में जो सबमिट हुई थी उसके बारे में समझेंगे। तो हम इसे क्रिएशन की बात करते हैं, तो ये बनी थी 1999 के अंदर, 1999 में बनकर आई थी। किस चीज के लिए? ये भी ग्लोबल इकोनॉमिक है, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी है, उसके ऊपर बात करने के लिए बनकर आई थी ये। ओके, जहां भी इकोनॉमिक क्राइसिस आ रहे हैं उनके ऊपर बात करने के लिए बनी थी ये। तो इसका क्रिएशन 1999 के अंदर हुआ था। ओरिजिन कैसे हुआ था? आसियान नेशंस के अंदर 1997 1998 के अंदर एक क्राइसिस आया था, इकोनॉमिक क्राइसिस। आसियान कह सकते हैं, ईस्ट एशिया या फिर आसियान नेशंस के अंदर इकोनॉमिक क्राइसिस आया था। उसके बाद समझ आया सबको कि भैया हमको एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन की जरूरत है जो कि इन मुद्दों पर बात कर सके। तो क्या निकल कर आया? G20 निकल कर आया। तो ये स्टार्ट हुआ था, आसियान फाइनेंशियल क्राइसिस आए थे, उसके बाद ये निकल कर आया। और इसके अंदर अभी तक 2008 से पहले कौन बैठा करते थे? यहाँ पे जो बातें होती थी फाइनेंस मिनिस्टर्स एंड सेंट्रल गवर्नर्स के बीच में हुआ करती, सेंट्रल बैंक के जो गवर्नर्स थे उनके बीच में हुआ करती थी इसके अंदर। इसीलिए आज भी जो सबसे पहले जो मीटिंग होती है, साल में 4 बार जिनकी मीटिंग होती है, वो फाइनेंस मिनिस्टर्स की होती है। एंड जो हमारे सेंट्रल बैंक के गवर्नर्स है, जैसे आरबीआई के, इंडिया के आरबीआई के गवर्नर हुए, फेडरल बैंक के यूएसए गवर्नर हुए, उनकी मीटिंग्स आज इनके अंदर होती हैं। तो सबसे पहले उनकी मीटिंग होती है। ठीक है, तो जब 1999 में बनकर आया, तब से लेकर 2008 तक इसमें यही था कि फाइनेंस मिनिस्टर एंड गवर्नर इसके अंदर बैठेंगे। ठीक है, वही इसके अंदर बातें करेंगे। लेकिन 2008 के बाद जब वर्ल्ड के अंदर ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस आ चुके थे, आपको पता होगा 2008 के अंदर जब ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस आए थे, जब पता चला हमको कि ये एक बिना इंटरनेशनल कॉपरेशन के, बिना लीडर्स के कॉपरेशन के ये चल नहीं सकता, तो उसके बाद हमने फिर इसको अपग्रेड किया और 2008 के बाद फिर इसके अंदर लीडर्स भी बैठना स्टार्ट किए, प्रेसिडेंट, गवर्नर्स, हेड ऑफ द स्टेट एंड हेड ऑफ द गवर्नमेंट, दोनों इसके अंदर बैठने की बात निकल कर आई। चलिए आगे बढ़ते हैं। 2020 की जो समिट हुई थी उसको भी देखेंगे। अच्छा, G20 के अंदर 19 कंट्री हैं, 2 यूनियन हैं। अगर आपसे कोई पूछे कि G20 के अंदर कितनी कंट्रीज आती हैं, तो आपको याद रखना G20 का मतलब 19 नेशंस नहीं हुए। G20 का मतलब होता है 19 नेशंस और 2 ऑर्गेनाइजेशन। कौन सी है? एक यूरोपियन यूनियन इसके अंदर पार्टिसिपेट करती है, एक अफ्रीकन यूनियन पार्टिसिपेट करती है। अफ्रीकन यूनियन को हमारे यहाँ पर जो समिट हुई थी 2023 की, उसके अंदर ही हमने रिकॉग्नाइज किया था, उसके अंदर इसको शामिल किया गया था। चलिए, किन मुद्दों पर बात करती है? इकोनॉमिक इश्यू के ऊपर बात करती है, क्लाइमेट चेंज, डिजिटल कॉपरेशन, डेवलपमेंट एंड ग्लोबल गवर्नेंस। इन 4-5 मुद्दों के ऊपर बात करती है। ये क्या रिप्रेजेंट करती है? याद रखना, वर्ल्ड की सबसे बड़ी जीडीपी यही रिप्रेजेंट करती है। आपको ये पता होगा, इसके अंदर बड़े बड़े नेशंस आते हैं, चाइना, इंडिया, रशिया, यूएसए, यूके, ओके, ऑस्ट्रेलिया से बड़े बड़े जो नेशंस हैं।
ठीक है, सऊदी अरेबिया वगैरह सब इसके अंदर आते हैं जो बड़ी इकोनॉमीज हैं। इसलिए वर्ल्ड की सबसे बड़ी जीडीपी को ये रिप्रेजेंट करती है, जहां सबसे ज्यादा ट्रेड होता है उसको रिप्रेजेंट करती है, और सबसे ज्यादा पॉपुलेशन भी, जहां चाइना और इंडिया आ गए समझ लो वो सबसे ज्यादा पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट करने वाले ऑर्गेनाइजेशन हो गई। तो याद रखना इस चीज को, ये तीनों चीजों को रिप्रेजेंट करती है। 2025 की जो समिट हुई थी वो साउथ अफ्रीका के अंदर हुई थी, याद रखना है आपको। और इसने 2025 की साउथ अफ्रीका के अंदर G20 समिट हुई थी, ये वही समिट है जिससे डोनाल्ड ट्रंप नाराज हुए थे, और नाराज होकर उन्होंने बायकॉट कर दिया था कि मैं नहीं आऊंगा इस समिट में। क्या बोला था इन्होंने, मैं इस समिट में नहीं आऊंगा, बताऊंगा अभी आगे में। इन्होंने थीम के कहा सॉलिडेरिटी, इक्वालिटी एंड सस्टेनेबिलिटी। सस्टेनेबिलिटी को लेकर बातें भी हुई यहाँ पर, तो इन तीन मुद्दों के ऊपर यहाँ पर इन्होंने बातें करी। चलिए, ओरिजिन मैं बता चुका हूं आपको, 1997-1998 में जब फाइनेंशियल क्राइसिस आए थे, कहां पर आए थे, आसियान कंट्रीज, आप कह सकते हैं ईस्ट साउथ एशियन कंट्रीज के अंदर आए थे, तब जाकर इसका एस्टेब्लिशमेंट हुआ था। इस चीज को ध्यान में रखते हुए इनको भी याद आया कि भैया इतना बड़ा क्राइसिस आ चुका है आसियान नेशंस के अंदर, तो क्या करें, इसके ऊपर बात करने के लिए भी ऑर्गेनाइजेशन होनी चाहिए, इसलिए इसका निकल का ऑर्गेनाइजेशन। फिर इसके बाद एक इनिशियल फेज और आता है, तब ये क्या करते हैं, ये कि भैया पहली बार जो मीटिंग होती है इसमें क्या करते हैं, जो सेंट्रल बैंक के जो गवर्नर्स होते हैं और जो फाइनेंस मिनिस्टर्स होते हैं, ठीक है, वो सब क्या करते हैं, डेवलपिंग इकोनॉमीज के जो भी फाइनेंस मिनिस्टर्स हुए, या फिर जो 20 डेवलपिंग इकोनॉमीज हैं उनकी जो फाइनेंस मिनिस्टर्स हुए, और जो सेंट्रल बैंक के गवर्नर्स होते हैं, वो जाकर इन ग्लोबल इकोनॉमिक जितने भी क्राइसिस हैं उनके ऊपर बात करते हैं और फाइनेंशियल स्टेबिलिटी की बात करते हैं, ग्लोबल इकोनॉमी के ऊपर और फाइनेंशियल स्टेबिलिटी के ऊपर बात करते हैं आगे, है ना। फिर दौर आगे बढ़ता है, फिर दौर आता है 2008 का, मैंने जैसे बताया था आपको, तब इनको समझ आया कि बिना पॉलिटिकल, कहां गया इसमें लिखा था, हाँ, बिना पॉलिटिकल लेवल के आप फाइनेंशियल क्राइसिस को हैंडल कर ही नहीं सकते। अगर फाइनेंस मिनिस्टर्स और गवर्नर्स ही अगर सबको हैंडल कर लें तो हो नहीं सकता, क्योंकि पावर जो होती है हेड ऑफ द स्टेट एंड हेड ऑफ द गवर्नमेंट के हाथ में होती है। तो इसीलिए इन्होंने कहा कि 2008 में अपग्रेड करने के बाद इन्होंने इसके अंदर शामिल किया हेड ऑफ द स्टेट एंड हेड ऑफ द गवर्नमेंट भी अब इसके अंदर बात करेंगे और मीटिंग किया करेंगे। ऐसे ही फिर 2009 के अंदर थोड़ा और अपडेट किया जाता है, फिर यहां पर प्रीमियर फोरम एक डिक्लेयर किया जाता है, प्रीमियर फोरम करके, उसमें इंटरनेशनल इकोनॉमिक कोऑपरेशन की बात की इन्होंने। तो G20 के अंदर जो मीट होती है रेगुलरली, वो याद रखना वो हर साल होती है, और ग्लोबल इकोनॉमिक कोऑपरेशन की बात होती है इसके अंदर। तो आपको ये भी याद रखना है कि वर्ल्ड की जो लार्जेस्ट लीडिंग इकोनॉमीज हैं वो इसके अंदर बात करती हैं, और उन्होंने कहा है कि वर्ल्ड की लार्जेस्ट इकोनॉमीज जो है वो क्या करेंगे, कोऑपरेशन के साथ चलेंगी और वर्ल्ड को इकोनॉमिक क्राइसिस से बाहर निकालने की कोशिश करेंगी अगर कहीं आता है तो। ये भी हमको याद रखना है। चलिए, तो थोड़ा सा इसका कितना वेटेज है वो भी देखते हैं। ये कुछ 19 नेशंस हैं, इनको भी याद रखना है आपको। चलिए, तो याद रखना ये वर्ल्ड की 85% ग्लोबल जीडीपी रखती है अपने पास। कितनी? 85% ग्लोबल जीडीपी इसके पास रहती है। 75% ट्रेड है। अगर ये कंट्री होती G20 तो आज इतना सब कुछ होता है इसके पास। 85% वर्ल्ड की जीडीपी, 75% वर्ल्ड का ट्रेड, और 2/3 क्या है इनके पास, 2/3 पॉपुलेशन है। और ऐसा नहीं है कि इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ कौन लोग बैठते हैं, 19 नेशंस और 2 ऑर्गेनाइजेशन बैठती है, नहीं। ये जैसे यूएनओ हुआ, यहां पे दिया हुआ, जैसे यूनाइटेड नेशन हुआ, ओके, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन हुआ, IMF हुआ, OECD हुआ, आसियान हुआ, तो इन नेशन को भी पार्टिसिपेट, मतलब इनको भी एज अ डायलॉग पार्टनर, ऑब्जर्वर पार्टनर बुलाती है। तो ये भी बैठते हैं इसके अंदर और ये भी बात करते हैं, क्योंकि ये आसियान से तो स्टार्ट ही हुआ था, ये इसका बनना तो उसको ही बुलाया जाता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, ये ऑपरेट कैसे करती है उसको भी समझते हैं। जैसा बताया था मैंने आपको, जो इसके फाइनेंस मिनिस्टर्स हैं और सेंट्रल बैंक के गवर्नर्स हैं, वो हर साल मिलते हैं, साल में एक बार। 4 बार मीटिंग्स भी हो लेती है, कई बार 4 भी मिल लेते हैं, ऐसा नहीं है। तो ये 2 तरीके से काम करता है, एक है फाइनेंशियल ट्रैक, एक है द शेरपा ट्रैक। बताऊंगा शेरपा कौन होते हैं। तो फाइनेंशियल ट्रैक क्या है, जिसके अंदर फाइनेंस मिनिस्टर्स और हमारे सेंट्रल बैंक के जो गवर्नर्स हैं वो आकर मीटिंग करते हैं। यहाँ पर हेड ऑफ द गवर्नमेंट और हेड ऑफ द स्टेट की मीटिंग्स होती हैं। ओके, ये याद रखना है। चलिए, तो 2 ट्रैक्स प्ले एक्टिव रोल इन शेपिंग आइडियाज एंड प्रायोरिटीज। वही सारी बातें लिखी हैं इसके अंदर कि इंटर गवर्नमेंटल नेगोशिएशंस होते हैं बैठ के इसी की प्रेसिडेंसी के द्वारा। चलिए, तो शेरपा ट्रैक्स देखते हैं। शेरपा ट्रैक्स
शेरपास कौन होते हैं? शेरपा उस पूरी मीटिंग को, जो ये मीटिंग हेल्ड हो रही है, उसको हैंडल करने वाले, उसको मैनेज करने वाले कौन होते हैं? वो आदमी होते हैं जो इसको हैंडल करता है, जो इसको मैनेज करने का जो काम करता है, वो आदमी कौन होता है? इसको शेरपा कहा जाता है। जैसे G20 की मीटिंग 2023 के अंदर भारत में हुई थी, उस समय यहाँ के जो शेरपा थे, इनको हैंडल करने वाले, इसको मैनेज करने वाले, पूरी G20 की मीटिंग को हैंडल करने वाले जो आदमी थे, वो थे अमिताभ कांत, जो नीति आयोग के सीईओ भी थे। उन्होंने पूरी, कह सकते हैं एक आईएएस अधिकारी थे, तो उन्होंने पूरी G20 की मीटिंग को क्या किया था? उन्होंने हैंडल किया था, या फिर कह सकते हैं पूरा मैनेज किया था। तो मैनेजमेंट का काम इन्हीं शेरपास के हाथ में होता है। ओके, तो वही शेरपास जो है क्या करते हैं? जितने भी कंट्रीज मेंबर जो हैं, तो पर्सनल इसमें होती है, इसके अंदर लीडर्स होते हैं एंड द ओवरसीज। अच्छा, इसके ऊपर नेगोशिएशंस होती हैं, ओवर द ईयर डिस्कशंस होते हैं, एजेंडास देख सकते हैं आप क्या क्या एजेंडास हैं इसके ऊपर, जैसे एग्रीकल्चर, एंटी करप्शन, क्लाइमेट, डिजिटल इकोनॉमी, एजुकेशन, एनर्जी, इन्वायरमेंट, इन्वेस्टमेंट, ट्रेड, टूरिज्म, हेल्थ, एनर्जी, एम्प्लॉयमेंट एंड एजुकेशन। ये कुछ ऐसे मुद्दे हैं जिनके ऊपर जो शेरपास होते हैं, मतलब हेड ऑफ द गवर्नमेंट, जो उसमें पार्टिसिपेट भी करते हैं, फिर जो इनके ऊपर बात करते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट क्या है? फाइनेंशियल ट्रैक है। फाइनेंशियल ट्रैक कैसा कि भैया इसके ऊपर क्या बात होती है? इसके यहाँ पर अपने फाइनेंस मिनिस्टर्स, सेंट्रल बैंक के गवर्नर्स जनरली क्या करते हैं? 4 बार साल में मीटिंग करते हैं। याद रखना, ये अकेले मीटिंग नहीं करते हैं, वर्ल्ड बैंक और IMF इन दोनों के साथ मिलकर मीटिंग करते हैं। चलिए किस किस एरिया पर बात करते हैं, क्या फोकस है एरिया का? तो देखिए, ये फिस्कल एंड मॉनेटरी पॉलिसी के जितने इश्यूज हैं वर्ल्ड के अंदर चल रहे हैं, उनके ऊपर बातें करते हैं। और जो ग्लोबल इकोनॉमी, इंफ्रास्ट्रक्चर, फाइनेंशियल रेगुलेशन, फाइनेंशियल इंक्लूजन्स, इंटरनेशनल फाइनेंशियल आर्किटेक्चर्स एंड द इंटरनेशनल टैक्सेशन है। याद रखना, फाइनेंशियल मतलब आपसे नाम से पता चल सकता है आपको फाइनेंशियल ट्रैक। तो जितनी भी फाइनेंस से रिलेटेड, इकोनॉमी से रिलेटेड बातें होती हैं, वो फाइनेंशियल ट्रैक के अंदर आती हैं। ओके, जहां पर फाइनेंस मिनिस्टर्स एंड जो हमारे सेंट्रल बैंक के गवर्नर्स हैं, वो मिलकर बात करते हैं। चलिए, तो अब आते हैं इनकी प्रेसिडेंसी के ऊपर कि भैया इनकी प्रेसिडेंसी कैसे होती है। तो आपको याद रखना है, इनकी प्रेसिडेंसी का एक सिस्टम बना हुआ है, वो है ट्रायोका। ट्रायोका क्या है कि पहले मीटिंग कब हुई, अब कब हो रही है और आगे कैसे होगी। ठीक है ना? जैसे एग्जांपल बता दूं, तो G20 के पास खुद का कोई चार्टर नहीं है। याद रखना है आपको, कोई चार्टर नहीं है इनके पास। इनके पास खुद का कोई सेक्रेटरीट नहीं है, और जिसका होना बहुत जरूरी है, ये इसकी लिमिटेशन है, इसके समझ में आ रहा है आपको? तो इनके पास खुद का कोई चार्टर नहीं है, कोई सेक्रेटरीट नहीं है। इनकी प्रेसिडेंसी जो होती है वो ट्रायोका के हिसाब से चलती है, जैसे प्रीवियस में, करंट में और आने वाली प्रेसिडेंसी किसके हाथ में जाएगी। ओके, एग्जांपल के लिए जैसे G20 की प्रेसिडेंसी अभी जो है, कहां गया अपना, जिनकी प्रेसिडेंसी हाँ, समिट जो है डायरेक्ट इनके कैलेंडर के हिसाब से होती है। जैसे पहले, इससे पहले ब्राजील में हुई थी, अभी जो 2025 वाली है, 2024 वाली ब्राजील में, 2025 वाली साउथ अफ्रीका में हुई थी, और 2026 वाली जो है वो USA के अंदर होने वाली है। ओके, तो ये इसके अंदर क्या है, एक ट्रायोका के हिसाब से चीजें चलती हैं। अच्छा, इसका हम थोड़ा और जान लेते हैं, वो क्या है। ये एक नॉन बाइंडिंग फॉरम है। नॉन बाइंडिंग मतलब इसके जो डिसीजंस होते हैं, डिक्लेरेशंस होता है, वो किसी के ऊपर बाउंडेड नहीं है। ओके, किसी के ऊपर बाउंडेड नहीं है, तो इसलिए इसको सब लोग हल्के में ले लेते हैं कि ठीक है, जाने दो, कोई दिक्कत नहीं है। वर्किंग विद इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, ऐसा नहीं है कि अकेले काम कर रही हो, नहीं, ये इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के साथ भी काम करती है। तो याद रखना है आपको, तो वर्ल्ड बैंक, IMF, WTO इनके साथ काम करती है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। G20 समिट जो 2025 में हुई थी साउथ अफ्रीका, थोड़ा उसको भी देख लेते हैं, हाईलाइटेड है थोड़ा सा। तो याद रखना है 31 से 23 नवंबर 2025 के बीच में हुई थी, तो हमको ये भी याद रखना है। ओके, एंड जोहान्सबर्ग एक्सपो सेंटर के अंदर हुई थी वो। मार्क द 20। अच्छा, ये थोड़ा सा एक फैक्ट है, इसको आपको याद करना होगा। क्या फैक्ट है कि G20 की जो साउथ अफ्रीका के अंदर मीटिंग हुई थी, वो 20th मीटिंग थी, और ये पहली बार किसी अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में, किसी अफ्रीकन कंट्री के अंदर हुई थी। तो आपको ये भी याद रखना है कि G20 की जो मीटिंग 2025 की जो हुई थी, वो 20th मीटिंग थी, 20वीं मीटिंग थी, और वो अफ्रीकन कॉन्टिनेंट के अंदर, किसी एक अफ्रीकन नेशन के अंदर हुई थी। ये एक फैक्ट है। तो अभी तक G20 की मीटिंग पूरे अफ्रीकन कॉन्टिनेंट के अंदर कहीं भी नहीं हुई थी। चलिए
नेक्स्ट है साउथ अफ्रीका की प्रायोरिटीज क्या क्या थी, जब ये मीटिंग हुई तब इन्होंने रखा था कि ये प्रायोरिटीज क्या है, कि डेवलपमेंट प्रायोरिटीज रखी है इन्होंने कुछ अपनी, ग्लोबल इक्विटी रखी है, एंड साउथ साउथ कॉपरेशन। साउथ साउथ कॉपरेशन का मतलब वही के साउथ की कंट्री जितनी भी हैं, ग्लोबल साउथ मतलब डेवलपिंग एंड अंडर डेवलपिंग नेशंस हैं, उनके बीच में कॉपरेशन की बात की गई है। इसके अंदर प्रायोरिटीज थी ये। और ट्रैक के अंदर मैं बताया था जैसा आपको, ट्रैक को क्या था कि बैकिंग साउथ अफ्रीका 2025 प्रेसिडेंसी जो थी साउथ अफ्रीका के अंदर करंट में चल रही थी, पहले ब्राजील के अंदर हुई थी, अभी जो इनको चेयर दी गई है तो नेक्स्ट चेयर किसको दी गई है, यूएसए को दी गई है। तो जो कह सकते हैं G20 के जो चेयर दी जाती है हथौड़े के साथ दी जाती है, एक ऐसे होता है ना ऑर्डर ऑर्डर वाला हथौड़ा, उसके साथ दी जाती है। तो वो उन्होंने दी थी यूएसए को, किसको दी थी, यूएसए को दी थी। ओके, क्लियर नहीं आ रही क्या, ये आनी चाहिए, ठीक है आ रही है ना। तो किसको दी थी इन्होंने, ये इन्होंने दी थी ये यूएसए को दी थी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं इसके कुछ नोटिस ऑफ वार्निंग जो भी दिया हुआ है। क्या था, इसके अंदर कुछ ऐसे लीडर्स थे जो एब्सेंस थे, मतलब आई ही नहीं थे, जैसे हमारे चाइना के प्रेसिडेंट शी जिनपिंग वो नहीं आए थे, यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप इसलिए नहीं आए थे क्योंकि वो नाराज थे, साउथ अफ्रीका से नाराज थे, तो उन्होंने बायकॉट कर दिया कि मैं नहीं आऊंगा, ठीक है। और जैसे अपने पुतिन भी नहीं आए थे, तो इस वजह से क्या हुआ था कि इसकी प्रेसिडेंसी ज्यादा अच्छे से हो नहीं पाई थी। ओके, तो ग्लोबल इकोनॉमिक लीडर नहीं आ पाए थे। याद रखना, ग्लोबल इकोनॉमिक रिकवरी, क्लाइमेट रेजिलियंसेस एंड डिजिटल कॉपरेशन, फिर इनके ऊपर फोकस किया गया। इस मीटिंग के अंदर जिस चीज के ऊपर फोकस किया गया था वो क्या था, ग्लोबल इकोनॉमिक रिकवरी, क्लाइमेट रेजिलियंसेस एंड डिजिटल कॉपरेशन, इसके ऊपर बात की गई थी। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए इसको समझते हैं। नेक्स्ट है अपना इंडिया का विजन क्या था इस G20 2025 की जो मीटिंग हुई थी, उसके अंदर इंडिया ने क्या रखा था, इंडिया ने रखा था भैया कि ड्रग का जितना भी नेक्सस है उसको खत्म किया जाए। ओके, दूसरा क्या रखा था कि हेल्थ केयर रिस्पॉन्स टीम, उस पर बात की जाए, जितने भी मेंबर कंट्री हैं वो एक हेल्थ केयर रिस्पॉन्स टीम बनाए जो कि एक ट्रेन्ड मेडिकल प्रोफेशनल्स के द्वारा चलाई जाती हो, इसके ऊपर बात की इन्होंने, ठीक है। और डिप्लॉयमेंट की बात की भैया डिप्लॉय भी करना है, ऐसा नहीं कि आपने बस बना के छोड़ दिया, डिप्लॉय नहीं किया आपने, उसको एग्जीक्यूट भी करना है। एंड G20 और अफ्रीकन स्किल मल्टीप्लर इनिशिएटिव की बात की भैया, अफ्रीका के जो अफ्रीका के अंदर लोगों को क्या किया जाए, स्किल किया जाए, उनको भी काम के लिए कुछ बनाया जाए, उनको भी ऐसे बात की। और छठवां इन्होंने क्या रखा था, द क्रिएशन ऑफ G20 क्रिटिकल मिनरल, इन्होंने कहा था ये क्रिटिकल मिनरल है उसका भी जो ट्रेड है वो इजीली हो सके, तो क्रिटिकल मिनरल के ऊपर उन्होंने बात की थी। दूसरा है कि हमारे जो ट्रेडिशनल है, हमारी ट्रेडिशनल नॉलेज है उसको एक ग्लोबल स्टेटस मिले, उसका भी स्टैब्लिशमेंट ग्लोबली हो, तो इसके ऊपर भी इन्होंने बात की थी, किसने, इंडिया ने बात की थी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, छोटा टॉपिक है, ज्यादा बड़ा टॉपिक है नहीं, 20-25 मिनट का टॉपिक है, इजीली कवर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं अपन कि इंटरनेट, इसकी इंपॉर्टेंस क्या है G20 की। जैसे कि हम और भी इतनी मीटिंग्स हुई थी, सबके अंदर कुछ ना कुछ बात की गई थी, इसके अंदर कुछ न कुछ एरियो पे बात की गई थी जो आज तक प्रिवलेंट हैं, चलते आ रहे हैं। जैसे 2016 के अंदर हांगजू चाइना के अंदर यूएस चाइना कन्वर्जेंस और पेरिस एग्रीमेंट हुआ था, ठीक है। ऐसे ही अर्जेंटीना की 2018 था, यहाँ पर फेयर एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात की गई थी। याद रखना है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट कोई भी ऑर्गेनाइजेशन हो ये इसको प्रमोट करती है। जर्मनी 2021 के अंदर मनी लॉन्ड्रिंग, इंटरनेशनल टैक्स हेवन एंड करप्शन, इसकी बात की गई थी। ऐसे ही बाली इंडोनेशिया 2022 के अंदर हुई थी, उसके अंदर भी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस, पॉवर्टी एंड एड फॉर लीस्ट डेवलपमेंट नेशन, उनके लिए बात की गई थी। भैया फाइनेंशियल स्टेबिलिटी होनी चाहिए वर्ल्ड के अंदर, ओके। ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस जहां आ रहे हैं भैया उनका इलाज भी होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, सारी चीजें, गरीबी हटनी चाहिए। और जो लीस्ट डेवलपिंग नेशन है, ठीक है, रवांडा जैसे, युगांडा, रवांडा और भी सारी बहुत सारी कंट्रीज हैं, मतलब अफ्रीका तो पूरे ही कॉन्टिनेंट जितना भी है सब लीस्ट डेवलपिंग डला हुआ है, तो उनके ऊपर भी बात की गई थी, भैया उनको भी बाहर निकालना है, ठीक है। तो फूड सिक्योरिटी की बात की गई थी। ऐसी प्रमोट जेंडर इक्वालिटी, ये थोड़ा मुद्दा था कि हमें जेंडर इक्वालिटी वो लेकर आनी है, या कह सकते हैं जेंडर न्यूट्रलिटी वो भी लेकर आनी है, कि भैया जितने भी जेंडर कहेंगे अपना कमिट इंक्रीज वुमेन वर्कफोर्स पार्टिसिपेशन, कि वुमेन्स का वर्कफोर्स में पार्टिसिपेशन ज्यादा होना चाहिए। जहां जहां आदमी काम कर रहे हैं वहां औरतें भी काम करने वाली होनी चाहिए, है ना। रिड्यूसिंग जेंडर पे गैप,
कि ऐसा नहीं है कि आप आदमी हैं तो आपको ज्यादा पे मिलेगा, आप औरत हैं तो आपको कम पे मिलेगा, ये भी नहीं होना चाहिए, वो भी खत्म होना चाहिए। एंड इम्प्रूव एक्सेस ऑफ एजुकेशन एंड हेल्थ केयर। तो और जितनी भी हेल्थ केयर है, ओके, यहाँ पे एजुकेशन है, वहां भी औरतों का पार्टिसिपेशन ज्यादा होना चाहिए और वहां पर भी उनकी भी लाइफ को इंप्रूव होना चाहिए, करना चाहिए। तो ये सारी बातें इसके अंदर की गई थी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं इंपॉर्टेंस। जो जियो पॉलिटिकल इक्विलिब्रियम की बात करें तो ये बैलेंस ऑफ पावर का खेल भी खेल रहा है, जैसे कि G7 और G5 इनके बीच में बैलेंस को लेके चल रहा है ना। तो G20 जो है वो प्रमोट करता है मोर इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन पावर अमॉन्ग डेवलप्ड एंड डेवलपिंग नेशंस। याद रखना G20 जो है वो डेवलप्ड और डेवलपिंग नेशन दोनों का एक संगठन है, क्योंकि उसके अंदर चाइना भी है, इंडिया भी है, साउथ अफ्रीका भी है, ब्राजील भी है, अर्जेंटीना भी है। ये कैसे डेवलपिंग नेशन है? डेवलप्ड नेशन भी है, यूएसए है, ऑस्ट्रेलिया है, जापान है, यूके है, फ्रांस है, ये कैसे डेवलप्ड नेशन है। तो ये दोनों का समूह है। तो ये क्या करता है, ये बैलेंस लेकर चल रहा है। आपको समझना पड़ेगा कि G20 जो है वो बैलेंस लेकर चल रहा है, दोनों का संगठन है, ये दोनों की ऑर्गेनाइजेशन है, दोनों इसके अंदर बैठे हुए हैं, है ना। तो ये भी है ब्रिंगिंग एडवर्टाइजमेंट ऑफ द एडवाइजरीज ऑन द कॉमन प्लेटफॉर्म। तो याद रखना ये कॉमन प्लेटफॉर्म है जहां पर क्या होता है कि भैया यहाँ पर दोनों लोग जो लीडर्स हैं, फाइनेंस मिनिस्टर्स हैं, सेंट्रल बैंक गवर्नर्स है, वो सारे लोग आकर यहाँ पर बात कर सकते हैं। तो एबिलिटी टू ब्रिंग द टुगेदर कंट्रीज उनकी डिफरेंट आइडियोलॉजीज हैं, पॉलिटिकल सिस्टम्स हैं, इकोनॉमिक इंटरेस्ट हैं, वो सारे आकर एक ही प्लेटफॉर्म पर क्या करते हैं, बातें कर लेते हैं। इसीलिए एक सिंगल प्लेटफॉर्म है G20, जहां पर अलग अलग आइडियोलॉजीज के, इकोनॉमीज के, पॉलिटिकल सिस्टम के, है ना, इन सब के लोग आकर बातें करते हैं। ऑन टू द कॉमन प्लेटफॉर्म डिस्कस इन द एड्रेस ग्लोबल इकोनॉमिक इशू। और जहां जहां इकोनॉमिक इश्यूज हैं वहां वहां ये आकर बातें करते हैं, कहां पर, एक ही प्लेटफॉर्म के ऊपर, क्योंकि ये डेवलपिंग और डेवलप्ड दोनों नेशंस का कैसा है, ये ऑर्गेनाइजेशन है, इसीलिए। चलिए नेक्स्ट देखते हैं इंपॉर्टेंस क्या है इसकी, एग्जिस्टेंस क्या है इसका। तो याद रखना कि नेटवर्किंग एंड ग्लोबल कोलैबोरेशन की बात करता है। प्रोवाइड एन अपॉर्चुनिटी फॉर लीडर फ्रॉम द डिफरेंट कंट्रीज मीट एक्सचेंज द आइडियाज। वही वाली बातें हैं, ये एक सिंगल प्लेटफॉर्म है जहां पर डिफरेंट कंट्रीज के जो लीडर्स हैं वो आकर बात करते हैं, अपने आइडिया को एक्सचेंज करते हैं, स्ट्रेंथनिंग रिलेशनशिप, अपने रिलेशनशिप को मजबूत करने की बात करते हैं, एंड प्रमोटिंग कोलैबोरेशन ऑन इकोनॉमिक इशू। और जितने भी जहां जहां वर्ल्ड में इकोनॉमिक इशू हो रहे हैं, अभी G20 नेशन के अंदर हो रहे हैं, उनके ऊपर बात करने की बात ये अकेला करता है नेटवर्क। चलिए नेक्स्ट, एड्रेसिंग क्लाइमेट चेंज, कि भैया क्लाइमेट चेंज जहां जहां हो रहा है, जहां जहां क्लाइमेट चेंज से खतरा है, वो सारी बात ये कर रहा है। ट्रिपलिंग रिन्यूएबल एनर्जी कैपेबिलिटी हुई, एग्जांपल बता रहा हूं मैं, ग्लोबल बायोफ्यूल हुआ, अलायंसेस, G20 ग्लोबल लैंड इनिशिएटिव, प्रमोट सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड लाइफस्टाइल एक्सेट्रा। तो ये सारी चीजें इसके ऊपर बात करता है। ग्लोबल इकोनॉमिक कॉपरेशन की बात करता है, वही सारी बातें हैं भैया। रिस्पॉन्ड करता है जहां जहां इकोनॉमिक क्राइसिस है, जैसे 2008 में भी हुआ था, उसके ऊपर भी इसने बात की थी, या फिर इसके ऊपर भी ये रिएक्शन दिया था। और यूरोजोन डेट, जहां देखो यूरोप में लोगों के ऊपर बहुत ज्यादा कर्जा है, डेट है, उससे भी निकलने की बात करता है। एंड द कोविड-19 पैंडेमिक। तो जहां जहां क्राइसिस किसी भी तरह होते हैं, ये इसके ऊपर बात करने आ जाता है। चलिए इसको भी समझते हैं, क्या क्या लिमिटेशंस हैं, क्या क्या चैलेंजेस हैं इसके ऊपर, तो वो भी समझिए कि ये चैलेंजेस तो बहुत ज्यादा है। क्योंकि पहली बात तो ये कंट्रीज जो है बहुत बड़ी बड़ी कंट्रीज हैं, इनका पॉलिटिकल सिस्टम काफी बड़ा है, तो उसको संभालना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि अपने में बिजी रहते हैं, दूसरों को क्या संभालेंगे ये। तो एक ये भी लिमिटेशंस हैं। जैसे 2008 के अंदर क्राइसिस आए थे, ठीक है, तो इसके ऊपर इनका खासा रिस्पॉन्स नहीं रहा था, ठीक है, खासा रिस्पॉन्स नहीं रहा था, और अच्छे से कोऑर्डिनेशन भी नहीं कर पाए थे ये, तो इस वजह से भी इसको देखा जाता है। क्लाइमेट चेंज हुए, तो देयर हैज बीन अ फ्रिक्शन ऑफ द, कहां गया क्लाइमेट चेंज। तो क्लाइमेट चेंज ये सिर्फ बातें करते हैं, होता कुछ नहीं है। आपको याद रखना होगा, जितनी भी ऑर्गेनाइजेशन है क्लाइमेट चेंज के ऊपर सब बात करते हैं, लेकिन अभी तक एग्जीक्यूशन बहुत कम हो पाया है। हालांकि एजेंडा 21 जो मीटिंग हुई थी हमारी, एजेंडा 21 कहते हैं, अर्थ समिट कहते हैं, रियो दे जेनेरियो के अंदर हुई थी, तो उसका थोड़ा सा हमें इंपैक्ट देखने को मिलता है, बाकी और किसी के अंदर है नहीं। हाँ, अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन जो है, कोई कन्वेंशन है जो सिर्फ और सिर्फ क्लाइमेट चेंज के ऊपर बना हुआ है, उसका थोड़ा सा हमें उसका रिजल्ट देखने को मिलता है। बाकी और जितनी भी इकोनॉमिक फोरम है या फिर जैसे मिलिट्री डिफेंस ऑर्गेनाइजेशंस हैं, तो वो क्लाइमेट चेंज की बात कर रहे हैं, तो वो सब झूठ है, सब पागल बनाने वाली बातें हैं। जियोपॉलिटिकल टेंशंस लगी हुई हैं,
क्योंकि रशिया यूक्रेन वॉर जो चल रहा है ना, और कुछ क्राइसिस हैं बोर्न ऑफ द कंटेंट ऑफ द रीचिंग द, सिंपल सी बात है, बाली समिट के अंदर जब बाली के ऊपर प्रेसिडेंसी आई थी तो जियो पॉलिटिकल टेंशन कुछ ज्यादा थी, क्योंकि उस समय रशिया यूक्रेन पीक पे था, चल तो आज भी रहा है लेकिन उस समय पीक पर था। तो रशिया यूक्रेन क्राइसिस तो आज तक बना हुआ है, आज रशिया यूक्रेन ही नहीं है, आज जो है वो याद रखना है रशिया यूक्रेन है, इजराइल हमास है, इजराइल ईरान है, यूएस ईरान है ना, तो काफी सारी चीजें बनी हुई हैं, है ना। चलिए, और स्ट्रक्चरल लिमिटेशंस क्या है इसकी? स्ट्रक्चरल लिमिटेशंस हैं, पहली बात तो इसके पास कोई परमानेंट सेक्रेटरीट नहीं है, इनके पास चार्टर नहीं है, तो इसकी वजह से इनके पास कुछ भी नहीं है, तो ये अपना ना लॉ बना पाते हैं ना इनका एग्जीक्यूशन कर पाते हैं, कोई बाउंडेड कुछ भी नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, नो बाइंडिंग डिसीजंस, मैंने कहा था आपका जिनके पास चार्टर नहीं है, लॉ नहीं बना पा रहे हैं, तो वो भी नहीं हो पाता है। ओके, चलिए, मेंबर्स कंट्रीज जितनी भी हैं तो वो लीगली बाउंडेड नहीं है, क्योंकि इनके पास कुछ भी खुद का है ही नहीं, जब चार्टर नहीं है, लॉ नहीं है, तो फिर वो हो नहीं पाता है। नेक्स्ट देखते हैं, इंप्लीमेंटेशन डिसीजंस जितने भी हो पाते हैं, क्योंकि इनके पास लॉ नहीं है तो ये बाउंडेड भी नहीं है, तो वो सारी चीजें। एग्जाम्पल के लिए G20 कंट्रीज ने क्या किया था, अपनी गाइडलाइंस निकाली थी, तो वो किस चीज के ऊपर था? टेररिज्म के ऊपर था, लेकिन टेररिज्म के ऊपर उन्होंने बात तो की थी लेकिन कोई मैकेनिज्म नहीं था, है कि नहीं, कोई मैकेनिज्म नहीं है, कोई लॉ नहीं है, तो वो इंप्लीमेंट भी नहीं होगा, तो कोई भी देश इसको मानने से स्वीकार ही नहीं करता, बस बातें होती रहती हैं। ओके, चलिए, तो यहां तक हमारा था G20, तो आज हम इसको खत्म करते हैं और कल एक नई ऑर्गेनाइजेशन के साथ आएंगे। तो अगर यहां तक आए हैं तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को जरूर दबाइए, जिससे हमारी आने वाली वीडियो आपको जरूर पसंद आए या फिर आप उसको देख सकें। थैंक यू सो मच।